हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता। इससे पहले जो हमने दो बाजार किए हैं वो हमने एक परफेक्ट कंपटीशन किया है पूर्ण प्रतियोगिता और एक हमने किया है मोनोपोली एकाधिकार। और आज हम करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट इज एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता, ओलिगोपोली एंड डिओपोली। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो इससे पहले जो हमने पूर्ण प्रतियोगिता किया था, वो जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है वो मार्केट में बहुत ही कम पाई जाती है। इसी तरह से जो एकाधिकारी है वास्तविक जीवन में वो भी बहुत ही कम मिलती हैं। लेकिन जो वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में हमें मार्केट ज़्यादातर देखने को मिलती है वो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है। तो जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है या जो इम्परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1933 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने जो इसका प्रोफेसर चैम्बरलिन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिया था। और उसके बाद श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में इस कॉन्सेप्ट को या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के विषय में सबसे पहले बताया। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता है, वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिला जुला सा रूप है, जैसे कि जो कि वास्तविक जीवन में पाया जाता है। तो क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। बायर्स और सेलर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। प्रोड्यूस डिफ्रेंशिएटेड गुड्स, जो वस्तु प्रोड्यूस करते हैं वो वस्तु विभेद होती है, अलग अलग वस्तु प्रोड्यूस करते हैं। विच हैज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जो एक दूसरे की निकटतम स्थानापन्न होती है। तो परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें वस्तु के बहुत से सेलर्स और बायर्स होते हैं और जिन वस्तुओं का ये उत्पादन करते हैं वो वस्तु विभेद, मतलब कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है लेकिन वहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे है बाथिंग सोप, नहाने का साबुन है। तो जो नहाने का साबुन का उत्पादन करने वाली फर्में हैं वो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार बाजार की सिचुएशन को दर्शाती है। जैसे कि हमारे पास लक्स, डिटोल, गोदरेज, डव, कितने सारे साबुन आते हैं, सबका जो प्रयोग है वो एक है लेकिन इनका जो रंग, रूप, आकार, ब्रांड, पैकिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसमें हमारे पास मार्केट सिचुएशन एक ऐसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स and producing a product which is differentiated and which has close substitute to each other. इसकी जो डेफिनेशन है J.S. बेन ने दी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फाउंड इन द इंडस्ट्री वेयर देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे विक्रेता होते हैं और वो विभिन्न प्रकार की वस्तु, लेकिन वस्तु कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनको बेचते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें मीनिंग, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन। अब हम इसकी फीचर्स करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो क्रेता और विक्रेता हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता जितनी अधिक तो नहीं होती, लेकिन जो विक्रेता है या क्रेता हैं वो आपस में इनके बीच में बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है और फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक फर्म अपनी फर्म के कीमत के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले सकती। नेक्स्ट, क्लॉज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लॉज सब्स्टिट्यूट होते हैं, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु की निकटतम स्थानापन्न होती है। जैसे कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो अगर हमें कोई पेस्ट है, टूथपेस्ट भी इसी का ही एग्जाम्पल है कि अगर हमें कॉलगेट नहीं मिलता तो हम से पेप्सोडेंट ले लेते हैं, बबूल ले लेते हैं, सिबाका, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, वस्तु विभेद इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। वस्तु विभेद पाई जाती है, अर्थात वस्तुएं एक दूसरे से रंग, रूप, आकार, साइज, पैकिंग, कलर, फ्लेवर उसमें डिफरेंट होती हैं, लेकिन वस्तु का जो यूज़ है वो एक ही होता है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पर जो नियंत्रण होता है वो सारा नियंत्रण नहीं होता मोनोपोली की तरह, लेकिन सीमित नियंत्रण होता है। और जो यह नियंत्रण है
वो क्या है कि भी अगर कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करता है, उसकी पैकिंग अच्छी करता है, उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट्स करता है, तो उसमें वो प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म एंटर कर सकती है और पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि अगर फर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होती हैं तो नई फर्में एंटर कर जाती हैं। उनको लगता है कि इस तरह की इंडस्ट्री में या इस तरह की फर्म में बहुत अधिक वो प्रॉफिट हो सकते हैं, तो नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अधिक हानि हो रही है तो कुछ फर्में यहाँ पर छोड़कर जा भी सकती हैं। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है गैर कीमत प्रतियोगिता। तो गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है कि फर्में कीमत को लेकर प्रतियोगिता नहीं करती कि एक फर्म ने कीमत कम की तो दूसरी फर्म भी कीमत कम करेगी। इसकी बजाय जो फर्में हैं वो कीमत में परिवर्तन करने की बजाय अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन वगैरह करती हैं। विज्ञापन का मतलब कि सेलिंग कॉस्ट करनी, अधिक से अधिक विक्रय लागतें करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, जैसे कि टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल जाता है, साबुन के साथ पेन फ्री मिल जाता है। इसी तरह की जो फर्में हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन में बिलीव करती हैं, इसकी बजाय कि कीमत में प्रतियोगिता करने की बजाय। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें फीचर है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब विक्रय लागतें। फर्में अपनी सेल को बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट करती है, अर्थात विज्ञापन पर खर्च करती हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स, इस तरह के जो काम करती हैं, तो वो हमारा सेलिंग कॉस्ट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट नॉलेज। तो इस तरह की मार्केट में ये मानकर चलते हैं हम कि बायर्स और सेलर्स को इम्परफेक्ट नॉलेज है, उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है कि बायर्स को ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है। वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखकर, सेल्स देखकर इस तरह से वो ले लेते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर जो बायर और सेलर हैं उन दोनों को इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या है। नेक्स्ट इसमें डिमांड कर्व्स, AR एंड MR कर्व्स कैसे होते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। तो इसमें भी जो AR और MR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये कर्व जो मैंने बनाए हैं ये हमारे पास मोनोपोली में इस तरह के होते हैं, एकाधिकार में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR और MR कर्व्स होते हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं, मोर इलास्टिक कंपैरेटिवली मोनोपोली के। मोनोपोली में एकाधिकार में AR MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बट लेस इलास्टिक, बट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में AR और MR कर्व मोर इलास्टिक होते हैं। अर्थात अगर एक जो सेलर है वो अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है तो उसकी डिमांड में अधिक परिवर्तन होता है। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व्स होते हैं AR और MR। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है या फर्म का संतुलन किस तरह से निर्धारित होता है। ये दोनों क्वेश्चन कि प्राइस कैसे निर्धारित होते हैं और इक्विलिब्रियम, इन दोनों का आंसर सेम है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे कि हमने मोनोपोली में किया था। लेकिन एक बार मैं और बताती हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा कि वहाँ पर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अलग होता है और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अलग होता है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन या एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण। अब हमें पता है कि किसी भी फर्म का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। किसी भी फर्म का जो एम है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, कि भी उसका जो उद्देश्य है वो लाभ को अधिकतम करना है। तो एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होती है जब MC इज इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। इसका जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है वो लगभग मोनोपोली जो हमने एकाधिकार बाजार में किया था वैसे ही है। अब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म क्या है, अल्पाधिकार। अल्प जो अवधि होती है वो कौन सी होती है कि अल्प अवधि में केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है, और जो
स्थिर साधन हैं उनमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, शॉर्ट रन में एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस की दशा में उसको मिनिमम लॉसेस होंगे, तब वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ कब होते हैं, जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से अधिक होती है। जब प्राइस, एवरेज रिवेन्यू का मतलब है जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से अधिक होता है। तो देखो इसके लिए मैं डायग्राम बनाती हूँ आपके पास। ओ वाई एक्सिस पर हम रिवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस लिख सकते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि ओ वाई एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखा। तभी हम जो बीच में यहाँ पर कुछ भी किया है, जो कर्व्स बनाए हैं, जो भी इक्विलिब्रियम है, तभी हम उसको बता पाएंगे कि भी हमारा रिलेशनशिप क्या है इन दोनों, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी हमने लिया है। तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। तो सबसे पहले AR एंड MR का, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है कि एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो कम है, तो ये हमारे पास है एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, तो SAC। एंड मार्जिनल AC और MC का जो रिलेशनशिप होता है, MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, वो इसको मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। अब इक्विलिब्रियम के लिए वही दो कंडीशन, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इक्विलिब्रियम हमारा होता है इस पॉइंट पर, E पॉइंट पर। तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, MC और MR देखना है हमने इक्विलिब्रियम के लिए, MC और MR। तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड होता है OQ। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज OQ। नाउ प्राइस हमारा AR। तभी हम इस क्वेश्चन में जो प्राइस है वो यहीं पर डिसाइड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी यहीं डिसाइड होता है और प्राइस हमारा AR तक जाएगा। तो ये OP प्राइस है, OP प्राइस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। नाउ ये इसको मैं लिखती हूँ रिवेन्यू। तो AR हमारे पास इसमें है, AR है RQ, ये AR है RQ, या फिर इसे हम OP भी बोल सकते हैं। ये प्राइस है, ये रिवेन्यू RQ। और जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो है हमारे पास यहाँ से, देखो इसको ऐसे मेजर करना है कॉस्ट से, ये कॉस्ट है ना SAC कर्व, यहाँ से कॉस्ट से, तो CQ। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ इसको कॉस्ट मान लेते हैं, यहाँ नहीं, एवरेज कॉस्ट से हम कॉस्ट को मेजर करेंगे। जो इक्विलिब्रियम वाला आउटपुट है उसमें ये CQ है। तो जो RC है, यहाँ पर RC है, वो हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट है, पर यूनिट प्रॉफिट RC। और पर यूनिट प्रॉफिट को अगर हम OQ से मल्टीप्लाई करेंगे, OQ पर यूनिट प्रॉफिट को RC को अगर OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास PRCP1, ये टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे, SNP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इस तरह से बताना है कि किस तरह से हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाते हैं। तो फर्म को ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कब होते हैं, जब AR और AC बराबर होते हैं। फर्म को सामान्य लाभ तब होते हैं जब AR और AC बराबर होते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि एवरेज कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। अब देखो इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, OY एक्सिस, OX एक्सिस आउटपुट, OY एक्सिस पर वही प्राइस भी आप लिख सकते हैं, एंड रिवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, AR एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। अब हमारे पास क्या है कि एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, AR के बराबर है। तो एवरेज कॉस्ट जब हम बनाएंगे ना, ये है एवरेज कॉस्ट। अब जो इसका मिनिमम पॉइंट है, AC का मिनिमम पॉइंट है, वहाँ पर उसको MC कट करके जाती है, MC कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, उसके न्यूनतम बिंदु पर कट करती है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास MR और MC का पॉइंट हमने देखना है, तो ये इक्विलिब्रियम है OQ। और जो प्राइस जाएगा वो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस AR तक जाता है, ये हमारा हो गया OP प्राइस। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस दशा में AR भी RQ है
और AC एवरेज कॉस्ट, देखो ये एवरेज कॉस्ट जा रही है, एवरेज कॉस्ट भी RQ है। तो यहाँ पर AR इज इक्वल टू AC, तो फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और जो संतुलन आउटपुट है वो हमारे पास यहाँ OQ है। संतुलन आउटपुट OQ है, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MR इज इक्वल टू MC। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, न्यूनतम हानि। अब न्यूनतम हानि मिनिमम लॉसेस, तो उसके लिए देखो हम डायग्राम बनाते हैं। न्यूनतम हानि क्या होती है, शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं, हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो हानि कब होगी, कि जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से अधिक कम होती है। इट मीन्स प्राइस कम है एवरेज कॉस्ट से, प्राइस इज लेस देन। तो OY एक्सिस और OX एक्सिस पर हम लिखते हैं आउटपुट, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू, और OY एक्सिस पर प्राइस रिवेन्यू आउटपुट, रिवेन्यू एंड कॉस्ट, सॉरी आउटपुट तो हमने OX एक्सिस पर लिखना है। नाउ मिनिमम लॉसेस में अब आपके पास क्या है कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये मैंने एवरेज कॉस्ट बनाई है। एंड जो MC है वो उसकी न्यूनतम बिंदु पर कट करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा, वेयर MC इज इक्वल टू MR। देखो इक्विलिब्रियम के लिए वही MR और ये MC, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ MC इज इक्वल टू MR। तो इक्विलिब्रियम और प्राइस कहाँ तक जाएगा, OP तक, सॉरी AR तक प्राइस जाएगा। और देखो कॉस्ट अब हमारी ऊपर है, तो ये कॉस्ट, ये जो R ये C है, तो ये लॉसेस हैं, CR हमें पर यूनिट लॉस हो रहे हैं क्योंकि एवरेज कॉस्ट अधिक है और रिवेन्यू कम है। अब जब फर्म लॉसेस को बियर करती है तो वो कितने लॉस बियर करेगी, ये तो नहीं है कि भी वो लॉसेस बियर करेगी। तो फर्म की एटलीस्ट जो प्राइस है OP प्राइस है वो उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे, AVC एवरेज, कि एटलीस्ट फर्म को एवरेज वेरिएबल कोस्ट ABC एवरेज वेरिएबल कोस्ट तो मिलनी ही चाहिए, जो उसका प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कोस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर उसको एवरेज वेरिएबल कोस्ट नहीं मिलती तो ये वैसे इसके लॉसेस हैं, लॉस। अगर उसको एवरेज वेरिएबल कोस्ट नहीं मिलती तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो जो प्राइस है वो एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कोस्ट के बराबर होना चाहिए। जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल, इतना लॉस तो फर्म बियर कर लेती है शॉर्ट पीरियड में, लेकिन अगर उसको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलती तो वो उत्पादन को बंद कर देती है। तो एक फर्म न्यूनतम हानि में रह सकती है, लेकिन सिर्फ कितने लॉसेस बियर कर सकती है, फिक्स कॉस्ट के लॉस, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसे मिलनी चाहिए। तो हम हमेशा जब भी मिनिमम लॉस का डायग्राम बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाते हैं कि फर्म को एवरेज जो प्राइस है उसके बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलनी चाहिए। तो जो फर्म की न्यूनतम हानि है वो क्या है, CRPP1, ये उसकी न्यूनतम हानि है। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो एवरेज रिवेन्यू हमारे पास है RQ, एवरेज कॉस्ट है हमारे पास CQ, देखो अधिक है। तो हमें जो पर यूनिट लॉस है, आप अगर इस तरह से थोड़ा सा मैथमेटिकल लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जो पर यूनिट लॉस है वो CR है, और हमारे जो लॉसेज हैं CR इंटू OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1CRP, ये जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास लॉसेस का आ जाएगा, मिनिमम लॉसेस का। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन क्या होता है, दीर्घकाल वो समयावधि होती है जिसमें फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बदल सकती है, प्लांट के आकार को बढ़ा सकती है, सभी ऑल फैक्टर्स में चेंज कर सकती है। इसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। कोई भी लॉन्ग रन में नई फर्में प्रवेश भी कर सकती हैं, और पुरानी फर्में अगर उनको लॉसेस हो रहे हैं, अगर कोई बंद करके जाना चाहती हैं तो वो उद्योग को छोड़कर जा भी सकती हैं। तो लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ऐसा क्यों, कहते हैं कि अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, असामान्य लाभ होते हैं, तो नई फर्में ग्रुप में प्रवेश करेंगी, न्यू फर्म्स विल एंटर। तो क्या होगा, न्यू फर्म्स
विल एंटर, न्यू फर्म एंटर कर जाएंगी तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नई फर्मों की वस्तुएं हैं, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं, तो जो पुरानी फर्मों के ग्राहक हैं वो नई फर्मों की जो वस्तुएं हैं वो लेना शुरू कर देंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो फिर दूसरी फर्में हैं जिनको लाभ हो रहे थे उनको भी अपनी इसके सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस कम हो जाएंगे, उनके लाभ कम हो जाएंगे, तो सभी जो फर्में हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं तब भी वो नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएंगी। इसी प्रकार अगर फर्मों को लॉसेज हो रहे हैं, अगर फर्मों को लॉसेज हो रहे हैं तो कुछ फर्में उत्पादन बंद कर देंगी या फिर वो कई बार ग्रुप से बाहर भी चली जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं। तो इससे हमारी जो सप्लाई है, उत्पादन है, वो कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ने से फिर दोबारा से फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों कंडीशंस में दीर्घकाल में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, तो दोबारा से फर्म सामान्य लाभ की स्थिति को प्राप्त करती है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग पीरियड में एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं, उनको केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं। तो अब देखो हम नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हमने पीछे बनाया था लगभग वैसे ही है आउटपुट, सिर्फ हम यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट AR मार्जिनल रिवेन्यू। अब जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और LMC इसको मिनिमम पॉइंट पर कट करती है। इक्विलिब्रियम के लिए वही MR इज इक्वल टू MC, और जो प्राइस है वो AR तक जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास प्राइस। तो यहाँ पर क्या है कि रिवेन्यू भी यही है और कॉस्ट भी यही है, तो एवरेज रिवेन्यू भी OP ही है और जो एवरेज कॉस्ट है वो भी OP ही, या फिर हम RQ लगा सकते हैं। तो इट मीन्स एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जब बराबर होते हैं तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से बताएंगे। आप थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या होता है, फिर आप इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, डिमांड कर्व्स बताएंगे, और उसके बाद है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब आपने देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और मोनोपोली दोनों में ही इक्विलिब्रियम भी हम एक ही साथ डिसाइड करते हैं और प्राइस भी तभी डिटरमिन होता है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, जिसमें कि फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हो सकते हैं, और फिर हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक अधिकारी प्रतियोगिता। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपको पूरा फुल फ्लेज 16 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है और उसमें प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं, या इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या है। It's all about monopolistic competition. Thank you very much.